जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। चलें, वेरी गुड जी। तो बेटा, कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछें, शाबाश। कल हम लोगों ने पहले तो इस बात को देखा था, इस कॉन्सेप्ट को देखा था कि हाउ टू फाइंड अ नेटवर्क आईपी फ्रॉम अ गिवन आईपी एड्रेस। हमने देखा कि अगर कोई आईपी एड्रेस हमें दिया जाता है और हमें कहा जाता है जी कि इसमें से नेटवर्क नंबर फाइंड आउट करके दें, फर्स्ट आईपी के बारे में बताएं, लास्ट आईपी के बारे में बताएं, ब्रॉडकास्ट नंबर के बारे में बताएं, तो उसका क्या तरीका कार है। हमने देखा जी कि जो आईपी एड्रेस गिवन होता है, उस आईपी एड्रेस की बाइनरी लिखी जाती है और उस आईपी एड्रेस की जो क्लास है उसका सबनेट मास्क जो है उसकी बाइनरी लिखी जाती है और दोनों बाइनरीज को आपस में एंड कर दिया जाता है, या दोनों बाइनरीज पर एंड का ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाता है। तो बेटा, हमने देखा कि जब एंड ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास एक बाइनरी नोटेशन आई, उस बाइनरी नोटेशन को वापस हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो जो आईपी एड्रेस बना उसको हम नेटवर्क नंबर बोलते हैं, या नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं, या नेटवर्क आईपी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे फर्स्ट आईपी फाइंड आउट किया जाता है। नेटवर्क नंबर में 1 ऐड करने से फर्स्ट आईपी फाइंड आउट किया जाता है और ब्रॉडकास्ट नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने से लास्ट आईपी एड्रेस फाइंड आउट किया जाता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस या ब्रॉडकास्ट आईपी जो होता है वो क्या होता है जी, वो जब तमाम होस्ट बिट्स को ऑन कर दिया जाता है, तमाम होस्ट पोर्शन को ऑन कर दिया जाता है, तो हमारे पास जो एड्रेस बनता है उसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। फर्स्ट आईपी क्या होता है, लास्ट आईपी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उससे पहले भी हम लोग पढ़ते आए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये पीडीएफ की जो बुक थी, आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड जो पीडीएफ का डॉक्यूमेंट था, आईपी से रिलेटेड, ये मैंने आपको सेंड किया हुआ है। वहाँ से आप इसकी और ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बेटा, उसके बाद हम लोगों ने डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, कि मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ जिस नेटवर्क के अंदर 10,000 यूज़र्स हैं। मुझे पता है कि 10,000 पीपल जो है वो इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। तो रादर दैन कि मैं मैनुअली सारे सिस्टम्स को आईपी एड्रेस असाइन करूं, तो मैं ये चाहूँगा कि कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी यूज़ करूं कि जैसे ही कोई सिस्टम मेरे नेटवर्क का हिस्सा बने तो मेरा नेटवर्क जो है उसको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस असाइन कर दे। तो जब मैंने इस फैसिलिटी के बारे में सोचा तो मुझे पता चला जी कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसको डीएचसीपी बोलते हैं, कि आप अपने नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर लें। वहाँ आप आईपी एड्रेसेस की एक रेंज दे दें, एक पूल दे दें आईपी एड्रेसेस का। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे तो एक आईपी एड्रेस आप लोगों को असाइन कर दिया जाएगा और आप उस नेटवर्क की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो कि अलाउड फैसिलिटीज़ हैं, जिसके लिए आप प्रिविलेज्ड हैं, आप उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे। उसके लिए हमने इसका मैकेनिज़्म देखा कि क्या मैकेनिज़्म होता है, कैसे हमारा सिस्टम जो है वो रिक्वेस्ट
डिस्कवर करता है, डिस्कवर करने के बाद ऑफ़र का मैसेज आता है, फिर रिक्वेस्ट होता है, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट है, डीएचसीपी नॉट एक्नॉलेजमेंट है, एंड सो ऑन। तो डीएचसीपी के थ्रू हमारा ये काम आसान हो गया कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाके जस्ट अपना सिस्टम या अपना मोबाइल फ़ोन का वाईफाई ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम या हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली नेटवर्क का पार्ट बन जाता है, उसको आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है और वो इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमने देखा, मैंने आप लोगों को जहाँ पर आईपी एड्रेस वगैरह साइन किए जाते हैं वो मैंने वो विंडो आपको दिखाई। वहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई थी कि ऑटोमेटिकली ऑब्टेन डीएनएस सर्वर। तो बेटा डीएनएस क्या है? डीएनएस स्टैंड फॉर होता है डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर। बेटा जरा कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुननी है आपने। हम www.youtube.com ओपन करते हैं। ये जो youtube.com है ये तो एक वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर होता है। और वेबसाइट जो है वो किसी ना किसी सिस्टम में होस्ट होती है। वेब इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा कोर्स, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वेबसाइट बनाई जाती है और वेबसाइट को किसी न किसी वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है। और वेबसाइट जो है एक फोल्डर की फॉर्म में उस सर्वर में रखी जाती है और सर्वर कॉन्फ़िगर किया जाता है और वेब सर्वर जो है वो ये सारे काम करता है। पढ़ा हुआ है ना आपने? नो सर, ये नहीं पढ़ा। वेब इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। नहीं सर, ये कोर्स में भी आया। अच्छा, आपका सेमेस्टर 6 है? जी सर। चलें चलें, फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ जी कि वेबसाइट तो एक एक वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं। तो वेबसाइट बेटा एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर जो है वो किसी सिस्टम में पड़ा होता है। तो जब हम लोग youtube.com लिख के एंटर करते हैं तो हमें पता है कि एक वेबसाइट जो है ना वो किसी न किसी वेब सर्वर पर होस्ट होती है, किसी न किसी सिस्टम में पड़ी हुई है वो youtube.com की वेबसाइट किसी दूसरे कंट्री में। अभी हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे कहाँ पड़ी है, किधर पड़ी है, कौन क्यों पड़ी है, लेकिन इस बात का हमें पता है। चलें फॉर अ मोमेंट आप ऐसा ज्यूम कर लें कि आपके पास ही सिस्टम पड़ा है दूसरा जहां youtube.com पड़ी हुई है, जिसके अंदर youtube.com वेबसाइट पड़ी हुई है और वो एक वेब सर्वर है। तो बेटा आप मुझे बताएंगे कि विदाउट असेसिंग दैट सिस्टम मीन्स के उस सिस्टम के अंदर एंटर हुए बगैर या उस सिस्टम को असेस किए बगैर जिस सिस्टम में वेबसाइट पड़ी है, क्या आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं अल्लाह के बंदे? नो सर। एक सिस्टम के अंदर वेबसाइट पड़ी है youtube.com की, आप अपने सिस्टम से लिखते हैं youtube.com और एंटर कर देते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पहले उस सिस्टम में एंटर होगी फिर ही आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी ना youtube.com के अगेंस्ट, क्योंकि youtube.com तो एक वेबसाइट है जो कि पड़ी हुई है किसी दूसरे सिस्टम में। तो जब तक आप उस सिस्टम में एंटर नहीं होंगे तब तक आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं आप मुझे बता दें? नहीं सर, मैंने किसी और वे में बात की नहीं थी। नहीं मैं समझ रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन मेरा ये था बेसिकली जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि हमें अगर किसी सिस्टम को असेस करना है तो उसके लिए हमें उसके आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? उसके आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। तो हमने तो कभी भी youtube.com जो सर्वर है जहां पर youtube.com पड़ी है उसका आईपी एड्रेस तो कभी भी नहीं लिखा, हमें तो पता ही नहीं है उसका आईपी एड्रेस। तो कैसे youtube.com आपके पास ओपन हो जाती है जबकि आप उस सिस्टम तक कैसे पहुंचेंगे जिस सिस्टम का आईपी एड्रेस आपको पता ही नहीं है? तो YouTube जो है वो हम कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल स्वीडन में किसी सिस्टम में पड़ी है
और आप उस सिस्टम तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप उस सिस्टम तक विदाउट यूजिंग इट्स आईपी एड्रेस नहीं पहुंच सकते। पहले आप उस सिस्टम तक उसके आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंचेंगे, देन वो सिस्टम आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा और आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। वो कैसे फुलफिल करेगा, वो देखेगा कि इसकी जो रिक्वेस्ट आई है वो youtube.com के लिए आई है, और फिर वो आपके आपके ग्रुप आपके सिस्टम की तरफ या आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके आपको देगा। अब बेटा हमें तो किसी भी सर्वर का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी वेबसाइट के अगेंस्ट किसी भी सिस्टम का हमें आईपी एड्रेस तो पता ही नहीं होता। हम लिखते हैं जी youtube.com, हम लिखते हैं gmail.com, हम लिखते हैं yahoo.com, हम लिखते हैं जी google.com, हम लिखते हैं जी फलाना.com। तो विदाउट नोइंग द आईपी एड्रेसेस ऑफ दोज सिस्टम्स जहां पर ये सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, हम हमारी रिक्वेस्ट कैसे पहुंच जाती है उन सिस्टम तक? क्योंकि दो सिस्टम्स की कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस के बगैर तो हो ही नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात, आपको बताया जा सकता था कि भाई रादर दैन youtube.com करने की बजाय आपको कहा जा सकता था जी कि 202.15.25.13 आप इसको एक्सेस करेंगे तो youtube.com ओपन होगी। आप 192.168.10.15 को एक्सेस करेंगे तो जीमेल ओपन हो जाएगा। तो ये एक मुश्किल टास्क था कि आईपी एड्रेसेस याद किए जाएं। ये एक मुश्किल टास्क था कि हर सिस्टम का आईपी एड्रेस जो है ना उसको याद किया जाए, और वो जो है ना फिर हम उसके अगेंस्ट काम करें, फिर हम उन सिस्टम को एक्सेस करें, और देन हम लोग जो है ना वो अपने काम करें। फिर क्या किया गया कि दो चीज़ें डिफरेंट हैं। एक है नाम youtube.com और एक है आईपी एड्रेस जस्ट लाइक 192.168.10.3। विदाउट यूजिंग आईपी एड्रेस आप किसी सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते, और अगर आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपको उसका नाम लिखना है। सो बेटा डोमेन नेम सर्वर्स या डोमेन नेम सर्वर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सर्वर है, एक ऐसी सर्विस है जो कि क्या करता है कि आपके डोमेन के नाम को, आपकी वेबसाइट के नाम को मैप करता है उसके आईपी एड्रेस के साथ। मीन्स के जब आप लोग youtube.com लिख के एंटर करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है आपके डीएनएस सर्वर पर। आपका डीएनएस उस youtube.com के अगेंस्ट जो भी आईपी एड्रेस होता है वो आपके सिस्टम को रिस्पोंड करता है। फिर आपका सिस्टम उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, और जब वो आपकी रिक्वेस्ट उस आईपी एड्रेस पर पहुंचती है तो दैट सिस्टम इज अ वेब सर्वर, उसको पता है कि क्या रिक्वेस्ट आ रही है, फिर वो youtube.com ओपन करके आपको देता है। तो इन शॉर्ट ये मैंने जितनी भी स्टोरी आपको सुनाई है, ये मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं, इसका मतलब सिंपल एक था कि बेटा हम जितनी भी वेबसाइट सक्सेस करते हैं इनके बैकएंड पे हमारे पास कोई ना कोई आईपी एड्रेस के अगेंस्ट ही हमारी रिक्वेस्ट जाती है, और वो आईपी एड्रेस कहाँ से आता है, वो आईपी एड्रेस हमें डोमेन नेम सर्वर देता है, हमें नहीं बताता। मैं youtube.com लिख के एंटर करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट मेरे सिस्टम, मेरे नेटवर्क के डीएनएस सर्वर पे जाएगी। डीएनएस सर्वर youtube.com के अगेंस्ट मुझे आईपी एड्रेस देगा कि इसका आईपी एड्रेस कौन सा है, फिर वो रिक्वेस्ट मेरे सिस्टम जो है वो मेरी youtube.com की रिक्वेस्ट उस आईपी एड्रेस पे भेजेगा जो आईपी एड्रेस मुझे डीएनएस ने दिया है। देन आप लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर की तरफ फॉरवर्ड होगी और आपकी रिक्वेस्ट ओपन होगी, फुलफिल होके वापस आएगी। वो कौन फुलफिल करेगा वापस रिक्वेस्ट को? आपका वेब सर्वर। वो वेब सर्वर जो जिसको आप लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ उसने। तो ये तो उसने सिंपल बातें बताई ना कि क्या क्या पढ़ना है। चले यहां देखें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी, कोई समझ आ रही है आप लोगों को इसको पढ़ के? बोलें।
जी बेटा बोल रहे हैं। हम डीएनएस के बारे में आपको यही बता के आया हूं ना अभी कि डीएनएस होस्ट नेम को ट्रांसलेट करता है इनटू आईपी एड्रेस। तो उसने भी बेटा यही लिखा हुआ है ना कि डीएनएस इज अ होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। फिर उसके बाद उसने क्या लिखा जी कि डीएनएस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंप्लीमेंटेड इन अ हायरार्की ऑफ नेम सर्वर्स। ये हायरार्की क्या है, ये हायरार्की कैसी होती है, इसमें कौन कौन से सर्वर्स आते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, ये सारी बातें आगे जाके हमें समझ आ जाएंगी। अभी एक डायग्राम भी आपके पास आएगी, जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि जब आप लोग किसी भी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो डीएनएस सर्वर पर जाती है। डीएनएस सर्वर जो है वो क्या करता है, डीएनएस सर्वर आपको उस नेम के अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस दे देता है। फिर आपका सिस्टम उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है और वो रिक्वेस्ट जो है वो फिर आप लोगों के पास जो है वो फॉरवर्ड होती है और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट आपके पास ओपन होके आ जाती है। कोई क्वेश्चन है बेटा यहां तक तो पूछें, शाबाश। कोई क्वेश्चन बेटा है तो शाबाश पूछ लें। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं जी। क्या लिखा हुआ जी उसने लिखा है कि इट इज इजियर टू रिमेंबर अ होस्ट नेम देन इट इज टू रिमेंबर एन आईपी एड्रेस। ये बात अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के आया हूं कि अगर हमारे पास ये वेबसाइट्स के नेम्स ना होते तो फिर हमें आईपी एड्रेसेस याद रखने पड़ते कि किस आईपी एड्रेस को मैं लिखूंगा तो मेरे पास जो है वो youtube.com ओपन होगी, किस आईपी एड्रेस को मैं एक्सेस करूंगा तो मेरे पास जो है वो gmail.com ओपन होगी, किस आईपी एड्रेस को मैं लिखूंगा तो मेरे पास जो है जी वो yahoo.com ओपन होगी। सो हमें होस्ट नेम दे दिए गए और होस्ट नेम को जब हम लिख के सेंड करते हैं तो डीएनएस जो है हमें उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस दे देता है। फिर हमारी रिक्वेस्ट उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मूव कर जाती है। तो वो कह रहा है जी, अ नेम हैज मोर मीनिंग टू अ यूजर देन अ 4 बाइट नंबर। नेम याद रखना आसान है ना बेटा, समझ भी आ जाती है कि क्या है। सिर्फ नंबर होगा 192.168.10.3 तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके थ्रू क्या काम होना है। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा gmail.com तो आप फौरन समझ जाएंगे। तो हमारे इंटरनेट के ऊपर ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, आप लोग कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं किसी जगह से, आप लोग अपनी कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं किसी जगह से, आप कोई मेल सेंड और रिसीव करते हैं, सबको आप लोगों के पास डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। देखिए वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है जी एप्लीकेशन सच एज FTP, HTTP, ईमेल, ETC और रिक्वायर द यूजर टू इनपुट अ डेस्टिनेशन। वो डेस्टिनेशन कौन सी, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना कैसे है। नेटवर्क के अंदर जब तक आप लोगों के पास किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस नहीं होगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस नहीं होगा, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आप लोग क्या लिखते हैं, उसने लिखा है जी द यूजर जनरली एंटर्स अ होस्ट नेम। मैंने आपको ये बात बता दी है कि आप लिखते हैं youtube.com, आप लिखते हैं gmail.com, आप लिखते हैं yahoo.com, आप लिखते हैं कोई भी किसी भी वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं, आप होस्ट नेम एंटर करते हैं। तो आगे देखें वो क्या कह रहा है जी, द एप्लीकेशन टेक्स द होस्ट नेम सप्लाइड बाय द यूजर एंड फॉरवर्ड्स इट टू DNS फॉर ट्रांसलेशन टू एन आईपी एड्रेस। ये बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आप लोगों के पास आप होस्ट नेम लिखते हैं, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड की जाती है DNS को, DNS उसके अगेंस्ट आपको आईपी एड्रेस देता है, फिर आप आईपी एड्रेस जो है उसके अगेंस्ट आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है। तो ये कैसे काम करता है जी DNS, इसको भी देख लें। कहते हैं जी DNS वर्क्स बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर मशीन्स। सर्वर मशीन कौन सी, DNS, जो DNS सर्वर है, जो DNS सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस मशीन को हम लोग सर्वर कहते हैं। डोमेन नेम सर्वर जिसको कहा जाता है,
क्योंकि डोमेन नेम सर्वर एक ऐसा सर्वर है दैट एक्सचेंजेस या दैट ट्रांसलेट्स होस्ट नेम इनटू आईपी एड्रेस। फिर वो लिखते हैं जी कि क्लाइंट एप्लीकेशन विल पास द डेस्टिनेशन होस्ट नेम टू द डीएनएस प्रोसेस टू गेट द आईपी एड्रेस। तो ये उसने जो कमांड लिखी हुई है इस सेंटेंस के अंदर, ये कमांड जो है वो यूनिक्स से रिलेटेड उसने लिखी हुई है, लेकिन हम उस कमांड की तरफ नहीं जा रहे। हम सिंपल इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन विल पास द डेस्टिनेशन होस्ट नेम टू द डीएनएस प्रोसेस टू गेट द आईपी एड्रेस। At the end, the application then sits and waits for the response to return. एप्लीकेशन की बात हो रही है ना, आपकी एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है आपकी गूगल क्रोम, जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो दिस इज द हायरार्किकल डेटाबेस बेटा। 13 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि 13 ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर ऐसी हैं जो कि डीएनएस रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, 13 डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड, डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड 13 आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि किस सिस्टम का आईपी एड्रेस कौन सा है। अगर आप लोग एक डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो आपको या मुझे नहीं पता कि youtube.com का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, ये पीटीसीएल वालों को पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं उन सब के होस्ट, उनके सबके वेब सर्वर्स का या उनके सिस्टम्स के आईपी एड्रेसेस का नहीं पता। तो दीज 13 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आप लोगों के पास ये काम करती हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिनके पास पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करने वाली जो वेबसाइट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो हमारे पास आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। तो यहां पर उसने एक एग्जांपल भी आपको दी है। यहां पर उसने लिखा है जी कि इफ क्लाइंट वांट्स टू असेस द आईपी एड्रेस ऑफ amazon.com, तो क्या करेगा, क्लाइंट क्यूरी सेंड करेगा किसी रूट सर्वर को, और वो रूट सर्वर कौन सा है जो कि फाइंड आउट करेगा कि कॉम डीएनएस सर्वर कौन सा है। अब देखें, समटाइम आप देखते हैं कि वेबसाइट्स के साथ .com लिखा होता है, समटाइम आप देखते हैं वेबसाइट्स के साथ .org लिखा हुआ होता है, समटाइम आप देखते हैं कि वेबसाइट्स के साथ .edu.pk लिखा होता है। तो दीज आर द डिफरेंट डोमेन्स, दीज आर द डिफरेंट डोमेन्स। तो अगर आप लोग amazon.com ओपन करने जा रहे हैं तो पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि .com का डीएनएस सर्वर कहां पर है। ठीक है, फिर क्लाइंट जो है वो जब उसको पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर क्लाइंट जो है वो क्यूरी करता है, क्लाइंट सिस्टम जो है वो क्यूरी करता है कॉम सर्वर को amazon.com का डीएनएस सर्वर फाइंड आउट करने के लिए कि amazon.com के डीएनएस सर्वर, amazon.com की इंफॉर्मेशन किस सर्वर के पास है, जैसे कि इसने सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है। फिर क्लाइंट क्यूरी करता है amazon.com के डीएनएस सर्वर को टू गेट द आईपी एड्रेस दैट के वो आप www.amazon.com जो है उसको एक्सेस कर सके। फॉलो कर रहे हैं ना बेटा सब लोग? जरा मुझे साथ में रिस्पॉन्ड करते हैं, ये ना हो कि आप सारे सो रहे हो। जी जी सर। चले, वेरी गुड। यस सर। गुड। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। आज से पहले हमें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। हम सिंपल youtube.com लिख के एंटर किया, वेबसाइट को खुल गई। gmail.com लिख के एंटर किया, वो वेबसाइट खुल गई। youtube.com लिख के एंटर किया, वेबसाइट खुल गई। अमेजोन, अलीबाबा, फलाना फलाना फलाना, ई कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट एक्सेस करते हैं हम लोग। वेबसाइट्स लिखी, gcuf.edu.pk लिखा, वेबसाइट हमारे पास खुल गई gcuf की। तो ये एवी नहीं है कि बिल्कुल gcuf.edu.pk लिख के सेंड किया और वो जी डायरेक्टली एक सिस्टम पर गया, उस सिस्टम में gcuf की वेबसाइट पड़ी हुई थी, वो ओपन होकर हमारे सामने आ गई। बेटा ये आसान काम नहीं है, इसके बैकएंड पे पूरा मैकेनिज्म है जिसको आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डीएनएस रूट सर्वर्स की। इंटरनेट यूजर्स के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन बताई गई है आप लोगों के पास कि एशिया के अंदर इतना यूजर है, यूरोप के अंदर इतना यूजर है, एंड सो ऑन। अफ्रीका के अंदर इतना यूजर है, अमेरिका में ये है जी, साउथ अमेरिका में इतना है, नॉर्थ अमेरिका में इतना है, एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग यहाँ जाते हैं,
ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, 13 रूट नेम सर्वर ऑपरेटर्स वर्ल्ड वाइड। ये थोड़ी देर पहले मैं आपको यही बता के आया हूं जी कि 13 हमारे पास जो है वो सर्वर्स या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कह लें जो कि हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं कि हम किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं वो हमारे पास ओपन हो जाती है, जबकि हम लोग उस सिस्टम के आईपी एड्रेस के बारे में तो जानते ही नहीं है जहां पर वो वेबसाइट होस्ट है। तो बेटा वेबसाइट एज ए सॉफ्टवेयर एक सिस्टम के अंदर रखी जाती है और जिस सिस्टम के अंदर हम उस वेबसाइट को होस्ट करते हैं हम उसको वेब सर्वर कहते हैं। जब तक हम उस वेब सर्वर को एक्सेस नहीं करेंगे, जब तक हम उस वेब सर्वर तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम लोग कैसे इसको एक्सेस कर लेंगे वेबसाइट को। तो उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए हमें उसका आईपी एड्रेस चाहिए। उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, हमें उसका आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो आईपी एड्रेस हमें कहां से मिलेगा, ये जो डीएनएस सर्वर्स हैं ये हमें उसका आईपी एड्रेस देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट रूट नेम सर्वर्स हैं। अब होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि लोकल सर्वर जो है जस्ट लाइक पीटीसीएल का डीएनएस होगा, पीटीसीएल का एक डीएनएस सर्वर होगा जो उन्होंने बनाया होगा। जब मैं यहां से लिखता हूं gcuf.edu.pk, अगर मुझे पीटीसीएल का जो लोकल डीएसएल है, डीएसएन है, वो मुझे gcuf.edu.pk के अगेंस्ट आईपी एड्रेस दे देगा तो वेरी गुड। अगर नहीं देगा तो मेरी जो क्यूरी है वो रूट सर्वर की तरफ जाएगी, जिसको रूट नेम सर्वर बोला जाता है। और देयर आर 13 रूट नेम सर्वर्स जिनके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आपको पहले बता के आऊं, और ये लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 टोटली हमारे पास वर्ल्ड वाइड रूट नेम सर्वर्स हैं। हो सकता है और बन गए हों जिनको कांटेक्ट किया जाता है और कांटेक्ट करके उनसे हम लोग आईपी एड्रेस लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो ये टीएलडी है, टॉप लेवल डोमेन एंड अथॉरिटेटिव सर्वर्स। इनको देखें क्या कहते हैं जी। टॉप लेवल डोमेन जो सर्वर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम, ORG, नेट, EDU, ETC एंड ऑल टॉप लेवल कंट्री डोमेन्स जस्ट लाइक यूके, फ्रांस, CA, जापान, कनाडा के लिए है, फ्रांस के लिए है, यूके के लिए है, जापान के लिए है। इनको टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स में कहते हैं। ऐसे सर्वर्स जो कि किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी कॉम, किसी ORG, किसी net.edu.etc, इस तरह की डोमेन से रिलेटेड। तो जो जितने भी नेटवर्क सॉल्यूशंस हैं उनको वो कहते हैं जी कि वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं। नेटवर्क सॉल्यूशंस मेंटेन्स सर्वर्स फॉर कॉम TLD, टॉप लेवल डोमेन, एडुकॉज फॉर EDU TLD। इसी तरह फिर आप लोगों के पास अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है। अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के अंदर क्या होता है जी, जो हमें आईपी एड्रेस देने की कोशिश करता है या मैपिंग करने की कोशिश करता है और फिर हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अभी देखते हैं जी ये क्या कहते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशंस डीएनएस सर्वर प्रोवाइडिंग अथॉरिटेटिव होस्ट नेम टू आईपी मैपिंग्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस सर्वर्स। ये बात हम लोग बार बार आज के लेक्चर में रिपीट करते आ रहे हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। सो कैन बी मेंटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन आर सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है जी? अगर मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ पीटीसीएल का तो मेरे लिए पीटीसीएल सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप यूज कर रहे हैं जोंग का तो आपके लिए जोंग वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अगर आप स्टॉर्म फाइबर का इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो स्टॉर्म फाइबर वाले आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो ये लोकल सेम सर्वर देखें क्या होता है जी। डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग टू अ हायरार्की। ठीक है। ईच आईएसपी हैज वन। अभी मैं आपको यही बता के आया था ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था ना कि अगर पीटीसीएल का मैं नेट यूज कर रहा हूं तो इनका अपना एक लोकल नेम सर्वर होगा। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले या नहीं बोला था बेटा? यस सर। तो ये हर आईएसपी अपना एक छोटा सा एक कोई ना कोई डीएनएस बनाती है, डोमेन नेम सर्वर बनाती है, और उसके अंदर उसको कुछ आईपी एड्रेसेस पता होते हैं, उनकी मैपिंग्स वहां पर करवा लेती है
जिनके नहीं पता होती उनकी इंफॉर्मेशन फिर हमारे पास अथॉरिटेटिव डीएनएस के पास जाती है। अभी जाके आगे एक डायग्राम आएगी, उस डायग्राम के साथ आप सारी हायरार्की को फॉलो कर लेंगे कि कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ जाती है, फिर कहाँ से कहाँ जाती है और कहाँ से कहाँ मूव करती है। सो हम इसको डिफॉल्ट नेम सर्वर भी कह देते हैं। When host makes DNS query, query is sent to its local DNS server। अभी हम थोड़ी देर पहले यही डिस्कस करके आए थे। ये acts as proxy forwards query into hierarchy, कि ये जो hierarchy है DNS की उसके ऊपर हमारी क्यूरी को फॉरवर्ड करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की क्यूरीज होती हैं, रिकर्सिव होती है हमारे पास, और इसके साथ साथ और हमारे पास आइटरेटिव क्यूरी होती है। ये दो डिफरेंट हमारे पास क्यूरीज हैं। आप इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन आप उससे पहले ये देखें, क्यूरीज पर जाने से पहले इस डायग्राम को देखें जरा। ये देखें जी, ये सिस्टम है जहां से आप जो है ना इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, cis.poly.edu को। ये एक सिस्टम है जहां से आप एक वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वेबसाइट कहाँ है जी? ये यहां से आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई लोकल डीएनएस सर्वर पे। किसको की गई? लोकल डीएनएस सर्वर को। लोकल डीएनएस सर्वर के पास आईपी एड्रेस नहीं था। आईपी एड्रेस नहीं था, उसने किसको फॉरवर्ड कर दिया? डीएनएस, रूट डीएनएस सर्वर को। रूट डीएनएस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जो भी थी उसने फॉरवर्ड की टॉप लेवल डोमेन डीएनएस सर्वर्स पे। यहां पर वो इंफॉर्मेशन आ गई कि आपको कॉम से रिलेटेड बात करनी है, आपको ईडीयू से रिलेटेड बात करनी है, आपको किस से रिलेटेड बात करनी है, या कंट्री लेवल डोमेन से रिलेटेड बात करनी है। वहां से आपकी क्यूरी जो है, वहां से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड की जाती है अथॉरिटेटिव सर्वर को। अथॉरिटेटिव सर्वर जो है वो इस सिस्टम का, जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, इस सिस्टम का आईपी एड्रेस जो है वो आप लोगों को वापस देती है ये, और देन आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो उस आईपी एड्रेस के लिए फॉरवर्ड कर दी जाती है जहां पर आपके पास ये gaia.cs.umass.edu की वेबसाइट पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास बेटा हायरार्की है एक, जिसके थ्रू आप लोग क्या कहते हैं जी, किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस लेते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो डायग्राम है ये रिकर्सिव जो वर्ड है, इसके बारे में आइडिया है कोई आप लोगों को? रिकर्सिव वर्ड का सर जो बार बार रिपीट होती है, जो उसको तो आइटरेटिव नहीं कहते। सर रिकर्सिव भी होता है ना, रिकर्सिव फंक्शन जो फंक्शन बार बार चलता रहता है। जो अपने आप को, आप सही कह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज, शायद ठीक से आप बता नहीं पा रहे। रिकर्सिव फंक्शन उसको कहते हैं, या रिकर्सिव प्रोसेस उसको कहते हैं जो अपने आप को ही बार बार जो है ना वो कॉल करता है, उसको कहते हैं रिकर्सिव। सही। चले ऊपर जाके जरा थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करें। देखें, द क्लाइंट मशीन सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द लोकल नेम सर्वर which if it does not find the address in its database sends a request to the root name server। अब ये जो डायग्राम अभी हम डिस्कस करके आए ना उसके बारे में ये बता रहा है। फिर वो हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं कि कहाँ से कहाँ जाती है रिक्वेस्ट, फिर कहाँ से कहाँ जाती है, फिर कहाँ से कहाँ जाती है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल वे में आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं मुश्किल है या आसान है। लेकिन ये जितनी बात उसने इस स्लाइड में लिखी हुई है रिकर्सिव के केस, ये हम लोग डायग्राम में डिस्कस कर आए हैं। फिर वो कहते हैं जी which if it does not find the address in its database sends a request to the root name server which in turn will route the query to an intermediate or authoritative name server। Note that the root name server can contain some host name to IP address mappings। कुछ की इंफॉर्मेशन उसके पास हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती। द इंटरमीडिएट नेम सर्वर ऑलवेज नोज हु द अथॉरिटेटिव नेम सर्वर इज। क्योंकि अथॉरिटेटिव के पास आपके पास जरूर इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि दिस सर्वर इज अथॉरिटेटिव, दिस सर्वर हैज अथॉरिटी, कि इसके पास फलाने होस्ट नेम का आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि भाई आपके पास इस लेवल की या इस डोमेन्स की जो है वो आईपी एड्रेसेस होने चाहिए, तो उनके पास होंगे। तो ये डायग्राम जो है बेटा इस रिकर्सिव के प्रोसेस को आपको बता रही है। ठीक है, दिस इज द अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर जिसके पास इंफॉर्मेशन है।
नेक्स्ट आइटरेटिव है कि बार बार किसी काम का होना। आइटरेशन का मतलब होता है बार बार एक काम का होना, ठीक है जी। यहाँ ये लिखा हुआ है जी, ये देखें, इस डायग्राम को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको ये जो स्लाइड है ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगी, ये इसकी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर देखें कि आप लोगों के पास ये जो होस्ट है, फॉर एग्जांपल आप हैं और आप ये gaia.cs.umass.edu के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट आपके लोकल डीएनएस के पास जाएगी। लोकल डीएनएस जो है ना उसको रूट सर्वर की तरफ फॉरवर्ड करेगा, रूट सर्वर वापस आपको वापस देगा। आपको नहीं मिला आईपी एड्रेस, फिर आप उसको टॉप लेवल डोमेन सर्वर पे भेज देंगे। टॉप लेवल डोमेन सर्वर ने आपको एक रिस्पॉन्स किया, उसके अगेंस्ट आप जो है उस रिक्वेस्ट को क्यूरी करेंगे अथॉरिटेटिव सर्वर की तरफ। अथॉरिटेटिव सर्वर जो है वो वापस आपको उसका आईपी एड्रेस देगा। जब उसने आपको उसका आईपी एड्रेस दे दिया तो फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मूव की जाएगी और वहां से आपकी वेबसाइट ओपन होकर आपके पास आ जाएगी। तो ये डायग्राम जो दोनों हैं, रिकर्सिव के अगेंस्ट और आइटरेटिव के अगेंस्ट, ये दोनों डायग्राम्स अगर हम लोग देख के इसको अंडरस्टैंड कर लें तो हमें रिकर्सिव और आइटरेटिव प्रोसेस जो है टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस ऑफ एनी होस्ट नेम, वो आपको हमें समझ आ जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से कोई मुश्किल वाली बात नहीं रहेगी। तो उसके बाद ये डीएनएस कैशिंग एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ये मैं आपको बेटा सेंड कर देता हूँ, इसको आप लोग पढ़िएगा। इसमें से अगर आपको कोई समझ नहीं आएगी तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जी जी बेटा, ये देखें लास्ट पे मल्टीकास्टिंग आईपी मल्टीकास्टिंग लिखा हुआ है, जिसमें आप देखें कि मल्टीकास्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और मल्टीकास्टिंग में हमने ये यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट की भी कल ही बेसिकली हमने डिस्कस किया था। मल्टीकास्टिंग ओवर अ पैकेट नेटवर्क ये देखेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमारा डीएनएस आज हम पढ़ रहे थे। बेटा होप्स हो कि आपको समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें, क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा जी बेटा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और पढ़ के आया करें, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज।